Some that I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. मैं ट्विटर में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। आज की क्लास में हम एक्सरे प्रोडक्शन क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। एग्जाम के अंदर ये इस नाम से ही आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन की मैकेनिज्म क्या है, वास्तव में क्या होता है इसमें? इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल विद मैटर। जो मैटर है उसके साथ पार्टिकल, जो जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका इंटरेक्शन होता है। इसके अंदर ये चीज इसमें देखी जाती है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी टारगेट सरफेस से इंटरेक्शन करता है, इसे टकराता है, टारगेट सरफेस पे टकराता है, तो इस टक्कर के फलस्वरूप क्या होता है, इसके अंदर जो इसके अंदर एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। ये किस तरह से होता है? देखिए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ही तेज गति से जो मूविंग है, गतिमान है। वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा हम देखें तो वो क्या होती है? वो 1/2 mv² होती है। यहाँ पर m क्या है? m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गति है, काइनेटिक एनर्जी हम इसको किसे देते हैं? v से देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब किसी टारगेट सरफेस से आके टकराता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है या रूपांतरण होता है। ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये हीट और एक्सरे के अंदर कन्वर्ट होती है। ये किस में कन्वर्ट होती है? हीट में या एक्सरे के अंदर इसका कन्वर्जन होता है। हीट या एक्सरे के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कन्वर्जन कब होता है? जब बहुत ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो सडनली किसी टारगेट की सरफेस पर आके कोलिजन करती है या टक्कर करती है। उस टक्कर के फलस्वरूप ये क्या होती है, वहां पे इसका जो हीट में या एक्सरे के अंदर इसका कन्वर्जन होता है। हीट या एक्सरे में ये कन्वर्ट होती है। तो ये कन्वर्जन कहाँ पे होता है? ये कन्वर्जन जो टारगेट मटेरियल है, जैसे यहाँ पे टारगेट मटेरियल है, जैसे एक्सरे ट्यूब में हम देखें तो टंगस्टन का बना होता है। इस टारगेट मटेरियल के अंदर इसका कन्वर्जन होता है। क्या होता है? इसका कन्वर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का और टारगेट सरफेस जो जो मटेरियल है, उनका जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन ही एक्सरे एक्सरे प्रोडक्शन का बेसिस होता है। एक्सरे जो प्रोडक्शन उसका बेसिस होता है। तो एक्सरे प्रोडक्शन का बेसिस क्या है? कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो फास्ट मूविंग ये इलेक्ट्रॉन है और टारगेट सरफेस है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ये टारगेट सरफेस है। इन इलेक्ट्रॉन और टारगेट सरफेस का जो इंटरेक्शन है इन दोनों के मध्य, वही क्या है? एक्सरे प्रोडक्शन का बेसिस है। एक्सरे प्रोडक्शन का बेसिक बेसिस है, इनका आधार है इस चीज का। तो ये इस तरीके से होता है। अब देखिए, अब ये कन्वर्जन होता है। तो ये जो एक्सरे का प्रोडक्शन के लिए जो बेसिक हमें apparatus चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे एक्सरे ट्यूब के अंदर, जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर। तो उसमें बेसिक क्या चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बेसिक चीजें उसके अंदर होती है। बेसिक चीज उसके अंदर एक तो ये होता है जो फिलामेंट है, या इसको जो हम क्या कहते हैं, कैथोड कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? कैथोड कह देते हैं। और दूसरा क्या है यहाँ पे? जो एनोड है, ये होता है। अब फिलामेंट से क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बहुत तेज गति से, और ये इलेक्ट्रॉन आके क्या करते हैं? टारगेट सरफेस पर टक्कर करते हैं। और मैंने आपको बताया, टारगेट सरफेस पर टक्कर करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है? हीट में, प्लस एक्सरेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हीट एक्सरेज के अंदर। और इस तरह से ये क्या निकलती है? ये एक्सरेज निकलती है। जैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट है, इस पेशेंट के ऊपर ये एक्सरेज गिर रही है, इस पेशेंट के ऊपर एक्सरेज गिर रही है। तो यहाँ पे हो गया। तो हमें पढ़ना मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। तो एक्सरे जो जो पार्टिकल के साथ में मैटर का इंटरेक्शन होता है, उससे क्या होता है? तो उससे एक्सरे प्रोडक्शन होता है। तो एक्सरे प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? एक्सरे प्रोडक्शन सरफेस के नीचे होता है, जो टारगेट मटेरियल है उसके अंदर होता है। और वहां पे अगर हम देखें, सूक्ष्म स्तर पर हम देखें, तो वहां पे होता क्या है? तो ये चीजें हमें चार इफेक्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे ये चार इफेक्ट दिए हुए हैं। पहला है एक्साइटेशन, दूसरा है आयनाइजेशन, तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, और चौथा है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये चार तरह के इंटरेक्शन है जो इसके अंदर हो सकते हैं, इसके अंदर होते हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले हैं।
और आज की क्लास में हम ये दो इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं, एक्साइटेशन और आयनाइजेशन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में एक क्लास हमारी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की, बड़ा टॉपिक है। और दूसरी क्लास होगी ब्रेमस्ट्रालन की, ये होगा। इसके अलावा कुछ चीजें और है, जैसे मुझे आपको ये बताना है कि इसके अंदर कि इनमें से कौन से इफेक्ट हैं जिनसे एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो एक्साइटेशन एक्साइटेशन का जो प्रोसेस है, एक्साइटेशन प्रोसेस है, इस एक्साइटेशन प्रोसेस से एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होता, इससे हीट का प्रोडक्शन होता है। यानी मेटर के ऊपर जब एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, किसी भी टारगेट सरफेस पे इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, तो अगर उसमें एक्साइटेशन प्रोसेस होगा, उस एक्साइटेशन प्रोसेस से क्या बनेगा, उस एक्साइटेशन प्रोसेस से हीट का प्रोडक्शन होगा। दूसरा इफेक्ट है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, इसके द्वारा भी क्या होता है, इसके द्वारा भी एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होता, इसके द्वारा भी हीट का प्रोडक्शन होगा। तीसरा है करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तीसरा क्या है, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के द्वारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, इसके द्वारा हीट का प्रोडक्शन भी होता है, और भी चीज होती है, लेकिन एक्सरे भी प्रोड्यूस होती है इस प्रोडक्शन के द्वारा। तो ये हमारा जो चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है ब्रेमस्ट्रालन। इसके द्वारा भी एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, इसके द्वारा भी क्या होता है, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो चार इफेक्ट है, इन इफेक्ट के द्वारा क्या होते हैं, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, जिनको हमें पढ़ना है। ओके, तो आज की क्लास में हम एक्साइटेशन और आयनाइजेशन पढ़ेंगे, और मैंने ये भी बता दिया है कौन से इफेक्ट के द्वारा कौन सी जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मिलने वाले हैं, ये चीज हमारी हो गई है। अब देखिए, अब सबसे पहले जो है इफेक्ट है वो है एक्साइटेशन। देखिए, मैंने एक जो एटम की मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, आपको एटम का ब्लॉक डायग्राम बनाया है। सेंटर में इसमें क्या है, सेंटर में इसमें नाभिक है, और इसके चारों तरफ जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इनके अंदर चक्कर काट रहे हैं। ये आउटर सेल के अंदर मैंने दो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर मैंने शो किए कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर है। तो अब देखिए, मानना कि कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी है जिसकी, वो अपनी एक काइनेटिक एनर्जी के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। वो इलेक्ट्रॉन इसके पास से गुजरते हुए इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दे कि ये उस ऊर्जा को पाके अनस्टेबल हो जाए, ये इस एटम से बाहर ना आए। ये इस एटम के चारों तरफ जो एक और, मान लो कोई कक्षा है, जिसमें मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक और कोई कक्षा है, इस यहाँ से इस कक्षा के अंदर ये आ जाए, यानी इसने एनर्जी गेन की है और ऊपर वाली कक्षा के अंदर आ गया। तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके तो मतलब थोड़ी सी एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और अपनी ली हुई एनर्जी को निकाल के वापस अपनी क्या होगी, मूल अवस्था के अंदर वापस आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, अपनी जो बेसिक जो इसकी पोजीशन है, या मूल अवस्था, उसके अंदर ही वापस आ जाता है। और ये एनर्जी जो निकल रही है, ये किस रूप में निकली है, हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। और जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी एनर्जी का कुछ ही पोर्शन इसको देता है, कुछ ही पोर्शन इतना देता है कि थोड़ी सी एनर्जी इसने ली और एक्साइटेड हो गया, और अपनी नेक्स्ट कक्षा के अंदर जाके कुछ देर के लिए चला गया। वहां पे उस ये वापस जितनी एनर्जी ली है, उस एनर्जी को ये क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। यानी इस प्रोसेस के द्वारा जो प्रोडक्शन, मतलब इस प्रोसेस के द्वारा जो होगा, इसका जो, इससे क्या होगी, हीट का प्रोडक्शन होगा, हीट इससे प्रोड्यूस होगी। इस प्रोडक्शन के द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है, इसके द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। एक और चीज, ये सिर्फ इसके अंदर अगर हम इसको आयनाइजेशन के पर्पज से देखें, तो इसमें आयनन की प्रोसेस नहीं हो रही, इसमें आयनाइजेशन नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये कोई एटम है, इस एटम के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस जो एटम को छोड़कर अलग नहीं होता है, ये जस्ट बस नेक्स्ट कक्षा के अंदर थोड़ी देर के लिए प्रमोट हो जाता है, वहां पे रहता है, और वापस ये आ जाता है। तो आयनाइजेशन की प्रक्रिया इसके अंदर नहीं होती है, ये आयनाइजेशन नहीं है, ये चीज। हीट का इससे प्रोडक्शन होता है, इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ देर के लिए एक्साइटमेंट की अवस्था के अंदर ही आता है। तो ये फर्स्ट वाला जो इसका जो एक्साइटेशन जो आपने देखा था, एक्साइटेशन ये कंप्लीट है। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब टारगेट की सरफेस पर, आप यहाँ पे देख सकते हो, टारगेट की सरफेस पर बहुत तेजी से टक्कर करते हैं। तो तेजी से, इतने तेज टक्कर करते हैं कि ये सरफेस के अंदर तक इन्वेड कर जाते हैं, और वहां पर
किसी एटम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी दे देता है कि ये अपनी जगह को छोड़कर बाहर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी जगह को छोड़कर बाहर आ जाता है। ये यानी इस प्रोसेस से क्या होगा, इस प्रोसेस से आयंस के निर्माण होंगे। कैसे? मान लो ये कोई एटम है, इसके इसके 400 इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन तो साइड में निकल गया, लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से और बाहर ले गया, तो यहाँ से क्या हो गया, ये एक एटम रह गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्लस ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी यहाँ पर क्या बनता है, आयन पेयर बनते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, आयन आयन पेयर बनती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास से गुजरते हुए इसे इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे देता है कि ये बाहर निकल जाए, और इस परिस्थिति में क्या बनते हैं, इसमें आयन पेयर बन जाते हैं। अभी भी ये इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन आगे आगे गया है, ये इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी खूब एनर्जी है, और ये अभी आगे भी जाके आयनन आयनन की प्रक्रिया को दोहरा सकता है। मान लो नेक्स्ट, जैसे एक कोई एटम, कोई मटेरियल है, उसमें एक एटम तो होना नहीं है, एक से बहुत ज्यादा एटम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे अंदर गया, पहला एटम उसको मिला, उसको क्या कर देता, वो आयनित कर देता, उसके इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। लेकिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन था, इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला, ये क्या कहलाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के, मैं इसको पीई नाम से देता हूँ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास में अभी भी इतनी ऊर्जा है कि ये आगे किसी और नाभिक को भी आयनित कर सकता है, इसमें भी आयनन की क्रिया कर सकता है। ये वापस इधर आगे चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम्स के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। और कितना, 100 केवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कम से कम या 1000 से भी ज्यादा इंटरेक्शन इस तरह के कर सकता है कि वो जैसे एटम के पास से गुजरता है, उसको थोड़ी सी एनर्जी देता है, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कर देता है, आगे वाले के पास जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी उसको देगा, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कर देगा। यानी इसमें खूब सारे आयन पेयर बनते जाएंगे। और कई बार तो क्या होता है, कई बार तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकला है, जिसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी किसी एटम के साथ इंटरेक्शन करके उसके साथ में उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, बाहर इजेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के साथ इंटरेक्शन की, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसका भी आयनन कर सकता है। तो जो मूल इलेक्ट्रॉन है वो तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और इनको डेल्टा रेज भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको डेल्टा रेज भी इनको कहा जाता है, इनको डेल्टा रेज भी कहा जाता है। इस जो इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है, मोस्ट एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट होती है, वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी इस प्रोसेस के द्वारा भी जो क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बताया था आपको, इस प्रोडक्शन के इस इंटरेक्शन के द्वारा भी क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। तो ये आज मैकेनिज्म ऑफ एक्स रे प्रोडक्शन के जो चैप्टर है, इसके दो पार्ट कंप्लीट है। हमने आयनाइजेशन और एक्साइटेशन पढ़ लिया। कल की क्लास में हम इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और इसके अलावा जो ब्रेमस्टालम है, इनको भी हम कंप्लीट करेंगे। इनकी कल की क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके आगे में दो होगा। और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यूट्यूब पर जब भी वीडियो देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम अकाउंट का एक आपको यूआरएल या एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक आप ज्वाइन, उसको आप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनके आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एमसीक्यूज जो सॉल्व होते हैं उनका उनके वीडियो की लिंक मिल जाएगा। जैसे एक मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक्सरे क्विज नाम से, उसमें एक्सरेज के जो एमसीक्यूज है उनका सॉल्यूशन उसके अंदर दिया जाता है, तो आप वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई इश्यू हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। गुड नाइट।